हेलो दोस्तों, रैंडम टेस्ट सॉल्व करने से बेटर है कि आप बीपीएससी स्टेनोग्राफर का पेपर सॉल्व करें जो 11 जून को कंडक्ट हुआ है, जिससे 3 to 4 क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 72 बीपीएससी और एईडीयू में आने की संभावना है। इससे आप इम्पोर्टेंट थीम और करंट अफेयर के टॉपिक को समझ पाएंगे। इसीलिए हम आज आपके लिए इसके ऑल जीएस के 50 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जिसमें आप इम्पोर्टेंट इसके टॉपिक को समझेंगे और उसका डिटेल एनालिसिस के साथ इसके अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं रियल एग्जाम में, ये सारे चीज़ को आप समझेंगे। तो इसका ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में 40 जनरल साइंस का क्वेश्चंस है, उसका डिस्कस करेंगे क्योंकि साइंस का इसमें ज़्यादा वेटेज है, इसीलिए इसको अलग से हम लेकर आए हैं। और तो अपना प्रिपरेशन को असेस करने के लिए आप इसको आप खुद से सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस है आपके लिए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ज्योग्राफी में क्या पूछा है? करेक्ट पेयर के बारे में पूछा है कि करेक्ट पेयर आप बताएं। इसका हाँ, चलिए उसके सहारा सहारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अमेजोन बेसिन, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा, मेडिटेरियन और पैम्पास। तो इसमें आपको करेक्ट बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा अमेजोन बेसिन है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में आता है। इसको लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं और इसको सेल्वा भी बोलते हैं, इसका अदर नाम है सेल्वा। और ट्रॉपिकल जैसे सहारा है, सहारा क्या है? ये हॉट डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है और सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट है। ये टुंड्रा है, ये टुंड्रा पोलर रीजन में पाया जाता है। पोलर रीजन है, ये आर्टिक में पाया जाता है ना, आर्टिक रीजन में पाया जाता है। वेजिटेबल जैसे मोसेस लाइकन पाया जाता है वहाँ पे। अब मेडिटेरियन क्लाइमेट ये पता है कि इसके लिए सिट्रस फ्रूट के लिए फेमस होता है। मेडिटेरियन सी के अराउंड ये मोस्टली होता है। ये पैम्पा है, पैम्पा क्या है? ये ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड है जो कि अर्जेंटीना में है। तो ये सारे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके हैं कि फॉर्मेशंस ऑफ एक्सटेंसिव कोरल रीफ्स मोस्ट फेवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग। ये बोल रहा है कि एक्सटेंसिव कोरल रीफ जो है उसका फेवरेबल कंडीशंस क्या है। तो इसका आंसर होगा कि कोरल रीफ मेनली उसका कंडीशन होता है। ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसके लिए वार्म एंड शैलो, क्लियर एंड वे लिटिल मरीन वाटर्स के लिए, मरीन मतलब कि ये इसके लिए कंडीशंस ये है कि वार्म होना चाहिए। वार्म 20 डिग्री से लेकर 28 डिग्री तक होना चाहिए इसके टेम्परेचर, उससे ज़्यादा ये मतलब ये टॉलरेंट लेवल है। क्लियर होना चाहिए, क्लियर हो, यहाँ पे मड नहीं होना चाहिए। मड जैसे रिवर के माउथ पे ये नहीं कर सकता, जैसे कोरल रीफ है तो सुंदर आइलैंड के पास नहीं हो सकता, सुंदरबन आइलैंड जो है वहाँ पे नहीं हो सकते हैं, है ना। और एम्पल अमाउंट ऑफ सन लाइट होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा डीप में भी नहीं हो सकता, एम्पल अमाउंट। तो इसके लिए ऑप्शन हो गया ये बी आंसर हो गया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और ये फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी का जो 12th क्लास का है उससे पूछा गया, नहीं 11th क्लास का है, जो फिजिकल वर्ल्ड का फिजिकल ज्योग्राफी उससे रिलेटेड। वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कंटिनेंट एंड सब ट्रॉपिकल बेल्ट हैव अ डेजर्ट कंडीशंस। बोल रहा है कि एशेसन रीजनिंग वाला है कि वेस्टर्न मार्जिन जो है वर्ल्ड का, तो इसमें क्या क्वेश्चन, जैसे ये देखिए। हाँ, पहले पहले क्वेश्चन सॉल्व करते फिर सॉल्यूशन इसका देखते हैं। अब रीजन कॉमनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कोल्ड ओशन करंट एंड डिसेंडिंग एयर्स ऑफ द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बोलते। इसके कारण ये जब इस तरह क्वेश्चन हो तो आप स्टेटमेंट के बाद बिकॉज लगाए। बिकॉज वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कंटिनेंट अब सब ट्रॉपिकल बेल्ट ऑफन अ डेजर्ट कंडीशन, डेजर्ट कंडीशन होता है, ये सही है। बिकॉज द रीजन कॉमनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कोल्ड ओशन करंट एंड डिसेंडिंग एयर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उसके वजह से यहाँ पे डेजर्ट फॉर्म होता है। तो ये स्टेटमेंट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे इंपॉर्टेंट डेजर्ट है तो जैसे ये सहारा है, देखिए कोल्ड करंट है कैनरी। ये बेनिगुला करंट है, देखिए नावीव डेजर्ट हो गया। यहाँ पे देखिए पेरेवियन करंट हो गया, अटाकामा डेजर्ट हो गया। यहाँ पे मोहावे
डेजर्ट है, कैलिफोर्निया कोल्ड करंट हो गया। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट है, यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट हो गया। तो स्टेटमेंट सही होता है। ये आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आपके पास कॉलम वाइज है, तो इसमें सबसे पहले आप ये देखिए डेल्टा। डेल्टा किसके वजह से है? रिवर ऑफ डिपोजिट, रिवर डिपोजिट के कारण। और उसके बाद में आपको मूव होना है आंसर पे। आपको सबको नहीं पढ़ना है, आंसर पे देखिए। आंसर पे देखिए बी का 2 है, एक ही जगह है 100%। देखिए यहीं से आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे अटोल है। अटोल पता है आपको, ये कोरल ग्रोथ की वजह से होता है, जैसे फ्रिंजन आइलैंड होता है या बैरियर रीफ होता है, ये सब कोरल के रिलेटेड होता है। उसके बाद में फोर्ड जो होता है ये ग्लेशियर इरोजन होता है। यारडोंग जो होता है विंड इरोजन होता है। तो ये सारे आंसर इसके आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में ये लोकेशंस के बारे में, फिजियोग्राफिकल लोकेशन डिवीजन है इंडिया के, उसके बारे में है नॉर्थ से साउथ। आपको ये भी देखना है कि नॉर्थ से पूछ रहे पहले नॉर्थ कौन सा आता है। तो देखिए ये पेनिनसुला हिमालय, तो ये कट हो जाएगा। नॉर्थ में सबसे पहले क्या होगा? हिमालय आएंगे, तो हिमालय आ जाएगा हिमालय। फिर देखिए नॉर्थ प्लेन आएगा। एक ही में देखिए सबसे पहले नॉर्थ में क्या हो गया? हिमालय आएगा नॉर्थ प्लेन से पहले, कि हिमालय, नॉर्थ प्लेन, पेनिनसुला प्लेटू एंड कोस्टल प्लेन। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप मैप पे देख सकते हैं कि कैसे कैसे है। देखिए यहाँ पे हिमालय हो गया, ग्रेट हिमालय। ये आपका प्लेन हो एरिया हो गया, ये पूरा प्लेटू रीजन हो गया, ये आपका कोस्टल रीजन हो गया। तो ये सीक्वेंस वाइज आपका मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल के बारे में पूछा गया है, कि ब्लैक सॉइल के कारण क्या क्या होता है। ब्लैक सॉइल को हम लोग अदर नाम क्या बोलते हैं? रेगुड सॉइल भी बोलते हैं या कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, है ना। इसको कॉटन, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। तो ये किस कारण से फॉर्म हुआ है? तो वेदरिंग ऑफ बसाल्ट रॉक के कारण फॉर्म हुआ है ये। और जैसे हिमालय रिवर डिवीजन, ये क्या है? एलुवियल सॉइल के कारण हो गया, है ना। एरिड हो गया, ये अलग है, ये अलग है। तो इसका आंसर आ जाता है ये, यानी बसाल्ट के कारण, मरीन डिपॉजिट नहीं है। तो ये हो गया। अब ब्लैक कॉटन को हम लोग रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं, ये कॉटन सॉइल होता है। और जो आप जैसे न्यूज़पेपर में देखेंगे, जब भी आपका वो मतलब कि रेनफॉल कम का आता है पिक्चर, तो एक फार्मर रहेगा वहाँ बैठा होता है ऐसे ऐसे, ये मतलब कि लाइनिंग रहता है पूरे खेत में, ठीक है, लैंड में। तो ये इसी का सेम प्लॉ, मतलब कि वो सेल्फ प्लॉ होता है, क्योंकि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है, इसीलिए वाटर को लॉस को कम करने के लिए इस तरह से ये गैप हो जाता है, ठीक है। तो वो हमेशा इमेज में आप देखेंगे न्यूज़पेपर में, तो उसी ब्लैक सॉइल का ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमालय का क्लाइमेट जो है बैरियर्स, क्लाइमेट बैरियर्स किसके इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक बैरियर्स बिकॉज ऑफ, किसके कारण होता है, उसको आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले ये देखिए, कंप्लीट स्टॉप ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन ट्रेन। अब देखिए हिमालय अगर कंप्लीट स्टॉप कर देगा साउथ वेस्ट मानसून को, कैसे कर देंगे? साउथ वेस्ट से जाएगा ना, तो उधर से कैसे स्टॉप? ये तो नॉर्थ में है, तो ये इसमें गलत हो गया। प्रिवेंट द कोल्ड डेजर्ट विंड इंटरिंग द इंडिया फ्रीली, ठीक है। और उसके बाद प्रिवेंट द ऑल रेन, देखिए इस स्ट्रीम देखिए ऑल रेनफॉल बोल रहे हैं, तो ये गलती होगी। गंगा, इंडो गंगा प्लेन में तो रेन तो होता है, बारिश तो होती है। बिहार तो गंगा प्लेन में तो बारिश तो होती है यहाँ पे। द कॉज ऑफ डेजर्ट कंडीशन थ्रू आउट द नॉर्थ, डेजर्ट कंडीशन थ्रू आउट द क्या, ये प्रिवेंट करता है। देखिए यहाँ पे कॉज को ये प्रिवेंट लिखना चाहिए, इसको यहाँ पे प्रिवेंट लिखता तो ये सही हो जाता है। इसमें कॉज बोल रहा है तो कारण नहीं है, ये प्रिवेंट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोल्ड, जो सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड विंड आता है उसको प्रिवेंट करता है, जिससे वहाँ यहाँ पे वार्म कंडीशंस होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ईस्ट फॉलोइंग रिवर के बारे में बोला है। जो ईस्ट में फॉलोइंग हो रहा है, जो बे ऑफ बंगाल में फॉलोइंग हो रहा है, वो डेल्टा फॉर्म होता है। क्यों फॉर्म होता है उसका आपको कारण यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए, दे फ्लो रिलेटिवली जेंटल ग्रेडियंट एंड डिपॉजिट द सेडिमेंट नियर द बे ऑफ बंगाल्स। तो ये देखिए, ये तो सही स्टेटमेंट है आपका। अब देखिए, नॉरे बेल्ट वेल्ट इनटू द अरबियन सी, तो अरबियन सी में जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये बोल रहा है ईस्टर्न फॉलोइंग में, तो ये तो दे दिया वेस्टर्न फॉलोइंग का। इंटायरली स्नो फेड, अब जो आपका पेनिनसुला रिवर है, तो वहाँ पे स्नो तो नहीं आएगा, ये गलत हो गया। डू नॉट कैरी एनी सेडिमेंट, एनी सेडिमेंट कहाँ से कैरी करेंगे? मतलब थोड़ा सा भी सेडिमेंट नहीं करेगा, एनी भी सेडिमेंट लिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके पास 59 हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, जो फिजिकल ज्योग्राफी है उससे कुछ सारे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, उसके बाद आयरन स्टील इंडस्ट्री के बारे में बोल रहा है कि ईस्टर्न इंडिया में जो आयरन इंडस्ट्री है तो उसका कंसंट्रेशन के कारण क्या है, क्या क्या है। देखिए आयरन है, स्टील है। अब देखिए आयरन, अब जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड सी वाटर्स, प्रोडक्शन ऑफ कॉटन्स और एक्सटेंसिव डेजर्ट ग्रासलैंड। अब यहाँ पे आयरन और स्टील की बात बोला, यहाँ पे बोला ग्रासलैंड अनरिलेटेड। अब बोला कॉटन, कॉटन से कोई लेना देना नहीं है, पेट्रोलियम से भी नहीं लेना, तो इसका क्या हो गया आंसर, ए हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है एग्जाम हॉल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडियन मानसून के कारण है। इंडियन मानसून का क्वेश्चन क्या है, अरबियन सी ब्रांच कॉज ए हेवी रन अलोंग द ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट। ये सही है कि अरबियन सी ब्रांच जो है हेवी रेन फॉल कॉज करता है ना। बे ऑफ बंगाल कंट्रीब्यूट द रेनफॉल बोथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड गंगटिंग प्लेन। पता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी आता है और गंगटिंग प्लेन बिहार में भी बे ऑफ बंगाल के कारण आता है, जो ब्रांच होता है उससे बारिश आती है। ये सही है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है साउथ वेस्ट मानसून नॉर्मली ब्रिंग द मेजर विंटर रेनफॉल इन द पंजाब। देखिए साउथ वेस्ट मानसून जो है ये समर रेनफॉल होता है, और यहाँ पे क्या किया, विंटर, सिमिलर वर्ड जिसे आप इसको जल्दी में पढ़ेंगे तो समर को समर की जगह विंटर, अब हाँ सही है ऐसे कर लेंगे, एक वर्ड का रिप्लेसमेंट सारा स्टेटमेंट ये गलती हो जाता है, इसलिए स्टेटमेंट इसका बी आंसर होगा। तो इस तरह ये कौन सा है, समर, समर रेनफॉल लेकर आता है। और विंटर में कौन सा रेनफॉल आता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश होती है ना, जो रबी क्रॉप के लिए फेमस होती है, मतलब कि वो इम्पोर्टेंट होती है। ये था 10 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, ये सारे ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास हिस्ट्री का, हिस्ट्री का क्वेश्चन। तो ये जो हमने 3 क्वेश्चन देखा है ज्योग्राफी का, ये सारे एनसीईआरटी का है, जो आपके फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री के क्वेश्चन है सर, फर्स्ट 61 क्वेश्चन है, सर सैयद अलीगढ़ कॉलेज डिस्क्राइब द डेविड लीवर्ड। मतलब कि उसने सर सैयद अलीगढ़ कॉलेज है, उसको मऊ कॉलेज भी बोलते हैं ना, MOU है ना, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज जो था, फॉर्म कब हुआ था, 1875 में फॉर्म हुआ था, तो इसको मऊ कॉलेज, तो इसके बारे में उसने क्या बोला। अब देखिए प्योरली रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन, ब्रिटिश मिशनरी और पॉलिटिकल इंटरप्राइज। पॉलिटिकल इंटरप्राइज, पॉलिटिकल था क्योंकि पॉलिटिकल प्रोफाउंडली पॉलिटिकल को प्रमोट करते थे। तो इन्होंने, डेविड ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था अलीगढ़ फर्स्ट जनरेशंस। ठीक है, उस बुक में, ठीक है, मुस्लिम सोलिडरिटी एंड एजुकेशन ईस्टर्न का पूरा पूरा बुक का नंबर इतने याद रखना, अलीगढ़ फर्स्ट जनरेशन जो बुक थी, इनकी बुक में इसने सारे ये चीज़ को लिखा था। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेरिजन करना है आपको वीमेंस, किसने कंपेरिजन किया, राइटर था जो कंपेरिजन किया था मेन वीमेन के बारे में। तो देख सकते हैं कि ये भी राइटर के रिलेटेड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी ये भी राइटर, मतलब बुक और राइटर के रिलेटेड है। तो मेन तुलना किया था इन्होंने एक स्त्री, तो ये स्त्री और पुरुष के तुलना जो किया था, तो वो किया था ताराबाई शिंदे ने, ताराबाई शिंदे ने इसको कंपैरिजन किया था, है ना। इन्होंने एक स्त्री एंड पुरुष, पुरुष तुलना एक बुक था जो मराठी लैंग्वेज में इन्होंने लिखा था, उसको इसके कारण इसमें तुलना किया था। उसको पंडित रामाबाई, इन्होंने क्या किया, रामाबाई जो है वो शारदा सदन जो है उसका एस्टेब्लिश किया था, फाउंडर थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 में क्या है, रामगढ़ सेशन जो इम्पोर्टेंट है आपके, अभी रामगढ़ कहाँ है, झारखंड में है, 1940 में हुआ था, और इसका प्रेसाइड कौन किए थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, जो यंगेस्ट INC प्रेसिडेंट थे और लॉन्गेस्ट सर्विस प्रेसिडेंट थे ये। चलिए, और फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया भी थे ये, जो IIT IIM है ये इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जो रामगढ़ सेशंस के बारे में। तो इसमें राजेंद्र प्रसाद क्या थे, वो चेयरमैन नहीं थे, बट ये क्या थे,
ये रीजनल जो चेयरमैन जो ये कहते रिसेप्शन वाले रिसेप्शन कमेटी के हेड थे, ये चेयरमैन थे रिसेप्शन कमेटी, क्योंकि होस्ट थे। पहले ये रामगढ़ क्या था, बिहार का ही पार्ट था, राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे, तो ये होस्ट कर रहे थे। तो इसने इसने क्या बोला था उसमें, इसमें क्या था, नीड, ये ऑप्शन क्या है, नीड ऑफ फॉर बिहारी टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द नेशनल एफर्ट। तो ये आपका आंसर होता है सी। सी है, मतलब कि बोला कि कॉपरेशन है, रेंज है बिहारी का, और इसको नेशनल एफर्ट इनको करना पड़ेगा, है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुस्लिम लीग के रिलेटेड, कि बिहार का ब्रांच जो मुस्लिम लीग था, अब देखिए वो भी 1940 में था, ये भी 1940 से क्वेश्चन है। और कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया 13 से 14 अप्रैल के बीच में, और ये दरभंगा में हेल्ड हुआ। कहाँ हुआ, दरभंगा में। जिन्ना ने मोहम्मद अली जिन्ना ने इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और इसमें इसका जो प्रेसिडेंट थे वो मलिक खिज्र थे। खिज्र हयात, बहुत लंबा नाम है इनका, मलिक खिज्र याद रखना है ना। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एक मार्च में ना एक रेजोल्यूशन होता है लाहौर रेजोल्यूशन, जिसमें मुस्लिम लीग डिमांड करता है सेपरेट इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट का। तो उसके बाद ही, कुछ दिन के बाद ही ये वो रेजोल्यूशन पास होता है मार्च में, सॉरी पहले मार्च में हुआ, मार्च 1940 में ये रेजोल्यूशन पास हुआ। उसके बाद में ये सेशन, ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ, ठीक है, जिसका चेयरमैन खिजिर हयात था, और इसमें जिन्ना भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये दरभंगा में हुआ था। ये क्वेश्चन जो है आपके जो बुक में नहीं मिलते हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रैंडम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट, ये आपके, ये मतलब कि आपके बुक जो स्पेक्ट्रम है या लुसेंट में, ये सब में बुक में मिल जाएगा। तो बोल रहा है कोलकाता सेशंस, तो आपको पता है WC बनर्जी तो है 1885 में फॉर्म हुआ था। आईएनसी फॉर्म WC बनर्जी थे मुंबई में। उसके बाद नेक्स्ट जो थे दादा भाई नौरोजी थे। तो ए का 4 है, देखिए ए का 4 एक ही में आंसर है, ए का 4 आंसर आ गया आपके पास, है ना। उसके बाद में जैसे जॉर्ज ईएलओ थे, जी क्रिश्चियन थे, फर्स्ट क्रिश्चियन थे, है ना, जो प्रेसाइड किए थे, नॉन इंडियन प्रेसिडेंट थे, है ना। इस तरह से हो गया। और नेक्स्ट आप इसको मैच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी लाला लाजपत राय के रिलेटेड है। लाला लाजपत राय रिमाइंड द कंट्री मैन द गवर्नमेंट ऑफिसर आर अ सर्वेंट टू सर्व अस नॉट रूल अस, डू नॉट फेयर जेल और नॉट डेथ। मतलब लाला लाजपत राय ने अपने अपने सिटीजन्स को, अपने कंट्री मतलब इंडियन को ये बोले थे कि जो जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो मेरे सर्वेंट है, ठीक है, सर्व करने के लिए, हमारे के लिए, ये रूल के लिए नहीं है। और आप फेयर नहीं करें, जेल और डेथ के लिए आप फेयर नहीं करें। उसके बाद में सरदार अजीत सिंह थे। इन्होंने बोला कि इंडियन क्या है 30 करोड़ उस टाइम में इंडियन थे, और ओनली 1.5 लाख इंग्लिश मैन थे। तो उससे क्या करना है, उससे डरना नहीं, इजीली हम डिफीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, ए आंसर है, दोनों सही है। इसका ऑप्शन ए है, सही है। और जैसे लाल लाजपत राय का, इनका जो साइमन गो बैक का प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उनमें इनका लाठी चार्ज की वजह से इनका डेथ हो गया। अजीत सिंह क्या थे, ये भगत सिंह के अंकल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्रोनोलॉजी के ऑर्डर के रिलेटेड है, क्रोनोलॉजी में इवेंट करना है। जैसे यहाँ पे जैसे ये है दक्कन, ये कब है 1875 में होता है दक्कन वाले। उसके बाद में संथाल, ये 1857 रिवोल्ट के तुरंत पहले होता है, 56 तक हो गया। ये बंगाल इंडिगो कल्टीवेटर है, ये नील दर्पण लिखा गया था, इसके वजह से 5960 की वजह से जो नील दर्पण जो बुक है वो लिखा गया किसके, दीनबंधु मित्रा के थ्रू लिखा गया था ये बुक। हाँ, और पंजाब था, ये 19 में हो गया, 1900 में इसका था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये आपके इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इसमें क्या था, बाइकैमरल लेजिस्लेचर इन द सेंटर्स, स्टेटमेंट सही है कि बाइकैमरल हुआ था। इस कंसिस्ट ऑफ द अपर हाउस
ऑफ काउंसिल इन लोअर हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी सही है। उसके बाद में आपके आते हैं, है ना। अब ये देखिए, दो स्टेटमेंट तो आपके सही हो गए, तीन में देखिए दो स्टेटमेंट ये है। तीसरा देखिए, स्ट्रेंथ स्टेट काउंसिल 16, जिसमें क्या 34 मेंबर्स एंड इलेक्टेड थे और 26 नॉमिनेटेड। जब आप लक्ष्मीकांत का बुक पढ़ेंगे ना, लक्ष्मीकांत के फर्स्ट चैप्टर में ये सब सोर्सेस ऑफ ये एक्ट जो लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है क्लियरली, ये सब आपको डेटा मिल जाएंगे कि कितने नॉमिनेटेड थे, कितने इलेक्टेड थे। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, ये फैक्चुअल है, ये स्टेटमेंट थर्ड। अब ये देखिए, असेंबली का 135, ये भी फैक्चुअल है, बट 135 नहीं था, 145 मेंबर थे। 145 मेंबर में 104 जो थे वो इलेक्टेड थे, रेस्ट क्या था, नॉमिनेटेड मेंबर थे। तो इसका स्टेटमेंट हो जाता है 1 एंड सी आंसर हो जाता है इसका। चलिए, इसको आप डेटा के तो याद रख सकते हैं, नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन था, ये मतलब सबका आंसर अलग अलग है। अब देखिए, पॉलिटिकल सिचुएशन ड्यूरिंग द अर्ली 80s, अर्ली 80s का मतलब 80-85 से पहले की बात बोल रहे हैं। कंसीडर द वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिंस 85, मतलब कि 1857 के बाद ये टाइम जो था मोस्ट डेंजरस पीरियड, ट्रबल वाला पीरियड होता है, ये माना जाता था। बिकॉज, अब देखिए एक्सटर्नल रीजन के बिकॉज लगाए। अब देखिए, पहले ये स्टेटमेंट ना गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, लॉर्ड लीटन का टाइम देखिए, लीटन का जो टाइम थे, ये थे आप, ये 1874 से लेकर 1876 से लेकर 80 तक था। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, आर्म एक्ट आता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। उसके बाद में उसके बाद में हाँ, अ, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है। तो इस ये ना तो इनके बहुत सारे ट्रेबल पूरे, तो इस ट्रेबल के बाद कौन आता है, रिपन आता है, लॉर्ड रिपन्स, जो 80 से लेकर 84 तक रहते हैं। तो ये इनके टाइम में बहुत सारे चीज़ चेंज हुई, जैसे आर्म्स एक्ट आया या वर्नाकुलर प्रेस आएगा, उसको रिपील कर देता है। उसके बाद में रिपन को फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। जिसने एजुकेशन कमीशन, हंटर कमीशन लेकर आया, जो प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में बात किया। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी था, ठीक है, 83 में, 80 में हो गया। उसके बाद फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आता है 80-81 में, 80 हाँ 81 में आता है फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, जिसमें चिल्ड्रेन के वर्किंग आवर्स को रेगुलेट करता है। उसके बाद में और भी जैसे इतने सारे चीज़, तो ये सब करने के बाद ये कैसे ट्रबल वाला पीरियड, तो ये तो अच्छे थे, अच्छे टाइम था, तो इसीलिए गलती हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है, सीरीज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस ऑफ 80-85 वर्सन द इंडियन फाइनेंशियल बर्डन एंड इंक्रीज द नेशनलिस्ट एंगर्स। तो सही है, क्योंकि इसमें एंग्लो अफगानिस्तान वार हुआ था, ठीक है, आपके लिटन के टाइम में, और वो सब फॉरेन पॉलिसी के तरह से एक्सपेंशन फाइनेंशियल बर्डन है, तो नेशनलिस्ट एंगर होंगे ही। और 80-85 में आईएनसी फॉर्म हो गया था। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है, 1 अगर फॉल्स होता है तो ये आपका स्टेटमेंट डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका देखिए 1 फॉल्स है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ गए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट द स्ट्राइक ऑफ द वर्कर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि अब इतना सारा स्ट्राइक कहाँ कहाँ पे कितने टाइम को, जून में, जुलाई में हुआ, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, और ये बुक में आपको इजीली नहीं, सब जगह मतलब एक जगह नहीं मिल पाएगा, बहुत स्कैटर मिलेगा। तो यहाँ पे पहले खड़गपुर लोकोमोटिव स्ट्राइक हुआ था लो वेज के कारण, है ना। उसके बाद में ये है आपके पास लिलुआ जो रेल थे स्ट्राइक हुए जुलाई में। उसके बाद में जूट मिल चेंगेल्स में, और ये 88 में हुआ, ठीक है, 1928 में हुआ। उसके बाद में बॉम्बे स्ट्राइक होता है अक्टूबर 1928 में। तो ये दोनों जो है, ये तीनों जो है बंगाल में आता है, और ये है मुंबई में। तो ये सारे स्टेटमेंट सही है आपके, ठीक है। ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे, इसको छोड़ सकते हैं आप अगर नहीं पता, क्योंकि 4 स्टेटमेंट है, सारे फैक्ट है, इतने सारे कहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में पॉलिटी का क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन हमने से डिस्कस कर लिया उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का, इनिशियली लॉन्च हाउ मनी डेवलपमेंट ब्लॉक। तो जो ये मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हुआ था अक्टूबर 1952 में, ये बहुत बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। तो कितने डिस्ट्रिक्ट के लिए था, तो ये कितना था, 55 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए थे। उसके बाद में आता है
आइडेंटिफाई द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेम है, सेम। अब कम्युनिटी डेवलपमेंट था, कितने के लिए, कितने डिस्ट्रिक्ट के लिए था। अब पूछ रहा है कि उनमें उनका क्या आइडेंटिफाई था, रिस्क आइडेंटिफाई किया गया था, तो किसके कारण आइडेंटिफाई किया था। तो ये कास्ट एंड क्लास बेस्ड बायस था। उसमें एक बलवंत राय बलवंत राय मेहता जो थे, है ना, वो फॉर्म हुए थे कब, 1857 में फॉर्म हुआ था, जिन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था कि जो हाई कास्ट लो कास्ट है उसमें है, और एलीट क्लास के पास ज़्यादा बेनिफिट ले लिया और दूसरे लोग नहीं ले पाए। तो यही कास्ट एंड क्लास बायस को आइडेंटिफाई किए थे अब बलवंत राय मेहता जो थे। ठीक है, जो लोकल सेल, उसके बाद देखिए सेम चैप्टर से देखिए, ये आपके पॉलिटी का जो लक्ष्मीकांत क्वेश्चंस है, लोकल गवर्नमेंट है, उससे सारे क्वेश्चंस होंगे आपके ये। अब द फर्स्ट पंचायती इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश, फर्स्ट पंचायती पता है कि राजस्थान में, आंध्रा में इस्टेब्लिश हुआ है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। और कब किया था, अक्टूबर 2 1959 में फॉर्म होता है। नागौर डिस्ट्रिक्ट है, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, वहाँ फॉर्म उसके बाद में आंध्रा में होता है। तो स्टन इसका हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू टायर पंचायती राज, सब लक्ष्मीकांत का लोकल गवर्नमेंट का एक ही है। टू टायर्स के लिए देखिए, इसमें टू है, उसमें टू है, तो ये अशोक मेहता जो 1977 में थे, तो इन्होंने टू टायर गवर्नमेंट के बारे में बात किया था। जिला परिषद और मंडल के लिए दो, बोला कि दो चीज़ रहेगा। और उसके बाद में देखिए बलवंत राय मेहता जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बोला था, तो इन्होंने देखिए अशोक मेहता, दो नाम है, अशोक मेहता तो डबल टायर याद रखना है, बलवंत राय मेहता इन्होंने थ्री टायर के बारे में बात किया था। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, बलवंत और अशोक मेहता जी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियंस वेस्टेड द, एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है यूनियन का किसके हाथ में होता है, किस में होता है, तो ये होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। जो आर्टिकल्स कौन सा होता है, 53A क्लोज ए होता है, एग्जीक्यूटिव पावर होता है। और जो रियल पावर जो होता है, रियल पावर जो, तो वो तो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, ये डिफेक्टो होता है और ये डिजोन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेसिडेंट समन द प्रोग्रेशन ऑफ हाउस, पार्लियामेंट को किस आर्टिकल के थ्रू समन करता है या प्रोग्रेट करता है। तो ये देखिए 32 रिट हो गया, एक हो गया मनी, ये कौन सा है, प्रेसिडेंट रूल। आंसर आ गया आपका बी। और भी स्टेटमेंट आपको आर्टिकल पता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो इसमें दूसरा आर्टिकल आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। उसके बाद में है मनी बिल्स इज नॉट, कौन डिसाइड करता है हाउस में मनी बिल है कि नहीं है। तो इसके लिए स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है कि मनी बिल है कि नहीं है, जो आर्टिकल 110 सब क्लॉज 3 में बोलता है। और इनका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, कोई भी कोर्ट में कोई भी कहीं भी इसका क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप अभी तक देख सकते हैं कि आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, पार्लियामेंट रिलेटेड है, एग्जीक्यूटिव पावर रिलेटेड है, उसमें आर्टिकल आपके पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है आर्टिकल 249, बोला कि स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा का क्या क्या है। तो स्पेशल 249 स्टेट लिस्ट, नेशनल इमरजेंसी में नेशनल इंटरेस्ट के लिए आप बना सकते हैं, नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये लॉ मतलब रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं और स्टेट सब्जेक्ट में बना सकते हैं। ये स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा का आर्टिकल 249 पे। ये 12 है जो IAS IPS ऑल इंडिया क्रिएट होता है, तो स्पेशल क्रिएट कर सकते, जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसके थ्रू क्रिएट किया गया ऑल इंडिया सर्विस के लिए। उसको अमेंडमेंट पावर देखिए, ये तो दोनों के लिए है, तो ये गलत हो जाएगा। और 75 ये क्या है, काउंसिल ऑफ, ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, जो काउंसिल ऑफ मेजोरिटी जो होते हैं, ये लोकसभा का स्पेशल पावर है, ये राज्यसभा का नहीं है। तो इसका स्टेटमेंट कौन सा सही हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टेबल रिगार्डिंग द आर्टिकल्स ऑफ द गवर्नर। अब गवर्नर के रिलेटेड आपका आर्टिकल दिया हुआ है, तो इस आर्टिकल को आपको याद है, या आपको एक ट्रिक याद करना है, पिट लैंड जो होता है वो याद रखना, पिट। तो पिट से आप इजीली आप याद कर सकते हो। तो पिट मतलब कि पी मतलब पोस्ट ऑफ गवर्नर हो गया, तो आर्टिकल 153 हो गया।
ये सही है। एग्जीक्यूटिव, ई से देखिए एग्जीक्यूटिव हो गया, 54 हो गया। ए से क्या हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, और टर्म हो गया। टी से क्या हो गया, टर्म हो गया। तो ये आपका पिट इससे याद रखना है, तो आपको सीक्वेंस वाइज आर्टिकल पता हो जाएगा और ये पढ़ हो जाएगा। जैसे गवर्नर का ईच स्टेट के लिए, तो आपको टू एंड मोर स्टेट के लिए, टू और मोर स्टेट में पहले क्या था कि हर स्टेट के लिए एक चाहिए, बस 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, उसमें ये करता है कि एक गवर्नर टू एंड मोर स्टेट का गवर्नर रह सकता है, कॉमन गवर्नर रह सकता है, वो डील करता है। तो ये वाला आपको ट्रिक याद रखना है। नेक्स्ट आपका है सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड आर्टिकल्स बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक आर्टिकल अब बहुत न्यूज़ में रहता है, जो ये होता है 143 जो प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है ना, इंपॉर्टेंट एडवाइजरी जुडिक्शन होता है, ये तो पता है आपको। अगर अगर देखिए यहाँ पे आर्टिकल ये वाली है, हाँ ये 3 मतलब 3 में देखिए, एक ये भी है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें तो ये गलती हो गया, ये मतलब कट हो गया। और इसमें सारे आर्टिकल जो है ये सही है इसके, ठीक है। ऑल आर्टिकल, जैसे ये देखिए बाइंडिंग होता है, जो भी लॉ पास हो गया सारे कोर्ट पे बाइंडिंग होता है, 41 पे होता है। 42 पे क्या होता है, डिग्री ऑफ ऑर्डर्स होता है, इन्फोर्समेंट और कंप्लीट जस्टिस के लिए ये यूज़ करते हैं कि कंप्लीट जस्टिस दिया जाए। ऐड करता है, ऐड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जुडिशियरी सिविल का ये होता है, तो आर्टिकल 144। तो ये सारे आर्टिकल आपको याद रखना है अगले एग्जाम में किसी एग्जाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बिहार इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इसमें इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार है। द पास्ट 3 years द बिहार इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन कंसिस्टेंटली और आउट पासेज द इंडिया जीडीपी ग्रोथ बोथ एट द टर्म ऑफ द कांस्टेंट एंड करंट प्राइस। तो दोनों के टर्म में बिहार ने पास्ट 3 years से नेशनल जो ग्रोथ है और बिहार का ग्रोथ है वो सरपास किया है। तो स्टेटमेंट ये सही है, तब भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए करंट प्राइस पे, करंट प्राइस का मतलब क्या होता है, करंट देखिए एक कांस्टेंट प्राइस होता है, एक करंट प्राइस होता है। कांस्टेंट प्राइस बेस ईयर पे, तो बेस ईयर के कंपैरिजन में जो करता है, एक ईयर को मान दिया जाता है बेस ईयर, उसके ईयर को हम लोग उसको क्या करते हैं, एक बेस ईयर मानता है, उसी के कंपेयर में कैलकुलेट किया है, जिससे इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं होता है। तो उसमें बोला कि कांस्टेंट प्राइस में द बिहार इकोनॉमिक एस्टिमेट द अचीव ऑफ इतना ग्रोथ 8.6 ग्रोथ, और जो इंडिया का जो कांस्टेंट प्राइस पे था ग्रोथ 6.5, ठीक है। स्टेटमेंट की 6.5 था, बिहार का क्या था 8.6 था। और इसी तरह से करेंट प्राइस में बात करें तो 13.1% था इसका, बिहार का जो ग्रोथ रेट था वो इतना थे। और बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे, ये बजट जो लाया गया, किसने लाया, विजेंद्र सिंह यादव थे, जो और 2 फरवरी को लाया गया, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में भी पूछ दिया था बीपीएससी किसके द्वारा लाया गया, तो इस स्टेटमेंट हो गया सी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इकोनॉमिक सर्वे के रिलेटेड है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे के रिलेटेड है। सेक्टर डिक्रीजिंग ऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ कांस्टेंट प्राइस में, ग्रोथ मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना है ग्रोथ परसेंटेज में, सबसे ज़्यादा ग्रोथ कांस्टेंट प्राइस में कैसे हुआ। जैसे प्राइमरी सेक्टर्स है, प्राइमरी सेक्टर में जो ग्रोथ होता है 9.6% होता है, यहाँ पे होता है 15.5% होता है, और टर्शियरी सेक्टर्स का ग्रोथ होता है 13.5% होता है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसका हो गया, सेकेंडरी का, ठीक है, फिर हो गया टर्शियरी का, फिर सबसे कम हो गया आपका प्राइमरी का। तो आंसर इसका ए हो जाता है। उसी तरह से जैसे ये ग्रोथ है, अब जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है बहुत कम है, 8.3%, 18.3% है, 26.8% है, और यहाँ पे है 54.8% है, ये आपका जीडीएसपी। अब एम्प्लॉयमेंट में जो होता है, एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशंस क्या है इसका, 54% जो है वो प्राइमरी सेक्टर से आता है, टर्शियरी सेक्टर से आपके पास 24% आता है, 24% आ जाता है, और 22% जो होता है, सबसे सबसे ज़्यादा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो टर्शियरी सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट सबसे कम है वहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे देखिएगा इसका सेकेंडरी सेक्टर ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ये भी इकोनॉमिक सर्वे का, इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। देखिए इकोनॉमिक सर्वे फिजिकल डिफिसिट के बारे में, फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, फिजिकल डिफिसिट आपने इकोनॉमिक में पढ़ा होगा, टोटल एक्सपेंडिचर्स माइनस टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू
एक्सक्लूडिंग क्या होता है? एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग को एक्सक्लूड करके जो निकाला जाता है उसी को फिजिकल डिफिसिट बोलते हैं। टारगेट है कितना? 3%। ये किसके? FRBM एक्ट में है ये टारगेट, विच इज़ लोअर देन एक्चुअल्स। एक्चुअल जो है, एक्चुअल देखिए, एक्चुअल जो GDP जो फिजिकल डिफिसिट था द 4.2% था, ठीक है, 24-25, बट टारगेट क्या है? 3% है, जो लोअर है। चलिए ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद रिवाइज एस्टिमेशंस फॉर द 25-26 के लिए 11% रखा गया है, विच सिग्निफिकेंटली हायर देन द परमिट डिफिसिट लिमिट। जैसे डिफिसिट लिमिट जो था 3.5% है, जो कैपेक्स है, जो सेंटर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स मतलब कि कैपेक्स का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है ना, उसको एक्सक्लूड करने के बाद 3 पॉइंट, तो ये बहुत ज़्यादा था, इतना एक्चुअल में इतना रिवाइज एस्टिमेट ये है, तो इसका स्टेटमेंट दोनों सही है इसके लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं, है ना, और इकोनॉमिक सर्वे से, बजट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, सर्वे से ज़्यादा क्वेश्चन। अब 7 निश्चय 3 के बाद पूछता है कंप्रेसिंग रोड पे उसका ईयर क्या क्या था। तो 7 निश्चय पता है कि फर्स्ट कब स्टार्ट था? 15 से स्टार्ट हुआ था, 20 तक चला था, ये सेकेंड हो गया, और थर्ड जो है 25 से 30 तक है। इसमें 7 निश्चय है। अब 7 निश्चय ये देख सकते हैं, हाँ, दोगुना रोजगार, समृद्ध उद्योग, कृषि में प्रगति, उन्नत शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य, मजबूत आधार, सबका सम्मान। ये आपको कोई ट्रिक बनाकर इसको याद रखना है। अगले बार क्या पता इसमें पूछ सकते कौन सा नहीं है 7 निश्चय में या 7 निश्चय 2 में, तो ये आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर के रिलेटेड, ये करंट अफेयर आ गया। उसका मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो लॉन्च हुआ था सितंबर 25 में, करेक्ट स्कीम रिलेटेड बजट, बजट एज पर द बजट। तो इसको फेमस क्या था? 10 हज़ारिया, 10 हज़ारिया जो था ना इलेक्शन के टाइम में जो पैसे गए थे, उसके थ्रू आप जानते होंगे, बहुत सारे रील बने थे इस पर, कंट्रोवर्सी वाले स्कीम है ये। हाँ, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत ये था। तो इसमें क्या था? एम टू प्रोवाइड द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी टू द वुमेन्स, ये सही है। अंडर स्कीम फाइनेंस सपोर्ट बीइंग प्रोवाइडेड टू वन वुमेन्स ऑफ ईच फैमिली, ये भी सही है। उसके बाद इनिशियल ग्रांट 10,000 है, अब प्रोवाइडेड टू 1.56 करोड़ वुमेन्स को। अब देखिए इसमें एक दूसरा स्टेटमेंट फिर देखते हैं, ये फोर्थ वाला देखते हैं कि अप टू 5 लाख नहीं, अप टू 2 लाख रुपये तक देना है उसको ये मतलब कि ये लोग इंटरप्रेन्योर किया गया, अच्छा ग्रोथ रहा तो उसको और भी इंसेंटिव दिया जाएगा, 2 लाख तक उसको दिया जाएगा। बट इसका स्टेटमेंट देखिए, इसका स्टेटमेंट 1 है, बट कोई कोई क्या है स्टेटमेंट इसका 3 को भी कंसीडर कर रहा है। बट 3 कब माना जाता? जब लॉन्च हुआ उस टाइम का उनका ये था, बट इन्होंने पूछा कि बजट में है। जब लॉन्च हुआ तो उस टाइम में 1.56 करोड़ था, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके बारे में और डिटेल देखिए। अब ये सबसे पहले यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डिपार्टमेंट के अंदर आता है ये मुख्यमंत्री रोजगार योजना, ठीक है। 10,000 देना है 6 बिजनेस के लिए, और एवरी फीमेल 1 फीमेल एलिजिबल होता है। और उसमें देखिए टारगेट जो था पहले जो इनिशियल में टारगेट देखिए, ये वाला 1.81 करोड़ जो है ना उस वक्त था, 1.81 करोड़ बजट में टारगेट था, पहले था 1.5। यहाँ पे देखिए ये ना हिंदू का आर्टिकल है, हिंदू का आर्टिकल से लिया गया है। 1.56 जो था जिस वक्त लॉन्च हुआ था उस वक्त था, जब ये बजट में आया तो बजट में ये फिगर हो गया है ना, बजट के अकॉर्डिंग ये है, तो स्टेटमेंट इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग कमेटी के रिलेटेड है। प्लानिंग रेस्पेक्ट टू द रिकमेंडेड द फॉलोइंग प्लानिंग स्टेट ऑन। प्लानिंग कमेटी जो ना ये हिस्ट्री का और उसका दोनों का, इकोनॉमिक्स का दोनों का मिक्सचर हो जाता है। प्लानिंग कमीशन क्या था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस था, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या थे? तो इसमें था कि स्टेट शुड ओन एंड कंट्रोल द ऑल काइंड ऑफ इंडस्ट्री सर्विस, सोशलिस्ट आइडिया था, तो ये तो करेंगे ही ये। और इसमें कमेटी एम टू डबल द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विद इन द 5 ईयर्स, हो सकता है डबल फार्मर इनकम आज हो रहा है तो वो भी हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं दोनों, अगर नहीं होता ऐसे करके आप इसको गेस करके लगा सकते हैं। अब देखिए दूसरा कंसेप्ट है मिक्स इकोनॉमिक। मिक्स का मतलब क्या हो गया? 2 चीज़ होना चाहिए,
ठीक है। तो ये को एग्जिस्ट ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, इसको मिक्स इकोनॉमिक है। इंडिया का जो जो इकोनॉमिक्स जो है वो मिक्स इकोनॉमिक है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम क्या है, सिर्फ रेगुलेशन का काम है और फैसिलिटेटर का काम है, और बिजनेस जो है, बिजनेस जो प्राइवेट सेक्टर बिजनेस करता है। तो ये मिक्स इकोनॉमिक का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 5 ईयर प्लान के। थ्री स्टील जो था राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई भिलाई आपके छत्तीसगढ़ में है, जो यूएसएसआर के हेल्प से हुआ था, ये जर्मनी के हेल्प से हुआ था, जर्मनी के हेल्प से। और दुर्गापुर ये वेस्ट बंगाल में है, और ये आपके किसके हेल्प से हुआ था, यूके के हेल्प से हुआ था दुर्गापुर। तो ये किस में आया था, हमको ये पता है कि सेकेंड जो 5 ईयर प्लान है ना, वो महालोबी जो इंडस्ट्री के लिए फेमस थे, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए था। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान थे। फर्स्ट 5 ईयर क्या था, 51 से लेकर 1951 से 56 तक था, है ना। और ये हो गया फोर्थ 5, ये इस तरह से है। 5 में जैसे था गरीबी हटाओ, जैसे 5 को आप याद कैसे रख सकते, गरीबी 5 रुपये, 5 रुपये होते हैं ना, 5 रुपये का, तो याद रखना गरीबी हटाना, बुक मनी, गरीबी गरीबी हटाओ, ठीक है। जो 1974 से 78 तक ही था, क्योंकि ये पहले ही ख़त्म हो गए थे। उसी से रिलेटेड अब दूसरा क्वेश्चन है, द फॉर्मुलेट द फेमस सोशलिस्ट लीडर जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण जी ने कौन से फार्मूला को फॉर्मुलिस्ट किया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये गांधी जी गांधीयन प्लान जो थे, ये श्रीमान नारायण अग्रवाल जी थे, इन्होंने फॉर्म किया था। पीपुल पार्टी थे, एम एन रॉय थे, एम एन रॉय फॉर्म किए थे, सर्वोदय ये फॉर्म किए थे 1915 में, है ना। बॉम्बे प्लान, ये मेनली 8 इंडस्ट्रीज, 8 जो थे ना इंडस्ट्री वाले जो थे, वो मिलकर ग्रुप ऑफ पीपल्स मिलकर इसको फॉर्म किया था, 8 इंडस्ट्रियलिस्ट वो फॉर्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, वो भी प्लानिंग की है, रोलिंग प्लान है, उसमें कब हुआ था। तो रोलिंग प्लान पता है कि 5 ईयर प्लान जो था ना गरीबी हटाओ वाले, तो उसको पहले ही टर्मिनेट कर गया था, जैसे, है ना। जैसे 74 से 79 तक था, तो पहले 1 साल पहले जो हो गया था, 78 से लेकर 80 तक गया था, 78 से लेकर 80 तक के इस टाइम में, ये टाइम पीरियड्स में आ गया था। और जनता पार्टी के कारण हुआ था, जनता पार्टी जो मुरारजी देसाई जी थे उस वक्त पीएम, उसके नेतृत्व में ये रोलिंग प्लान आया था 2 साल के लिए। उसके बाद में फिर 6 प्लान होता है, 1980 से लेकर 85 में 6 ईयर प्लान स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये सब सारे प्लानिंग से ही क्वेश्चंस आए गए हैं। उसके बाद में आता है अवार्ड्स। अब करंट रिलेटेड, अब ये आपका करंट है। अभी तक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन इसमें आपको ये कर सकते हैं, देखिए इसमें पॉलिटी का क्वेश्चन ज़्यादा पंचायती राज से पूछा गया है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ज़्यादा है वो पूछे गए हैं आपके प्लानिंग कमीशन से, तो आपके प्लानिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करंट का हमने सोर्सेस यहाँ पे डाल रखा है, सबका सबका थोड़ा डिटेल भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद में एक हिस्ट्री अवार्ड क्या, मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज अवार्ड क्या, जो बुक गोल्डन रोड्स हाउ इंडियन ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, तो ये बुक का नाम है, उन्होंने किसको मिला था। तो ये वाली बुक मतलब प्राइज किसका, तो ये मिले हैं विलियम डेरिफे, ठीक है। इसको मिला था, सी वाला सी ऑप्शन है वो, इनको मिला था। यहाँ पे देखिए अब बुक को किसने फाउंडेशंस के, ये बुक है ना जो मिला जाता है, प्रेस्टीज प्राइज जो है जर्नलिस्ट कोलंबिया यूनिवर्सिटी जर्नलिस्ट एंड नीलम फाउंडेशन द्वारा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा ये बुक को दिया जाता है, जिसमें ये बुक में जो गोल्डन रोड के बारे में क्या लिखा था, रिलीजियस के बारे में, बुद्धिस्ट जैनिज्म के बारे में, है ना, हिंदुज़म का, और साइंटिस्ट अचीवमेंट के बारे में ये सारे। और टाइम पीरियड आप देख सकते हैं कि इतने टाइम से इतने टाइम पीरियड को इसमें डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ये पद्मा अवार्ड जो दिया गया है उसमें वीमेन का कितने थे, तो वीमेन कितने थे, 19 वीमेन को पद्मा अवार्ड दिया गया था। तो इसके रिलेटेड और भी डिटेल देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल देखिए आप। पद्मा अवार्ड जो थे 131 लोगों को दिया गया था, जिसमें 5 पद्म भूषण, इसमें पद्मा विभूषण 5 था, पद्मा भूषण जो थे वो 13 थे, और पद्मश्री जो थे 113 थे, ठीक है। तो इनमें बिहार के 3 लोगों को मिला था, भरत सिंह,
विश्व बंधु, श्री विश्व बंधु और डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी, ये मतलब पोस्टमसली इसको मिला गया था। और ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो पूसा यूनिवर्सिटी है वहाँ बहुत सारे इन्होंने रिसर्च, लीची वगैरह में वो सब में रिसर्च किया था। इन्होंने एक त्रिवेणी स्केल भी डेवलप किया, तो ये सब सारे चीज़। और उसमें और भी देख सकते हैं इसके डेटा कि 19 वोमेन को 6 जो पोस्टमसली इसको अवार्ड किया गया मरणोपरांत, और 6 जो है इंडिविजुअल जो एनआरआई ओसीआई को रिलेटेड थे उससे उसको भी दिया गया था इस अवार्ड में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्राइज के रिलेटेड है। रेसिपिएंट द 26th स्टॉकहोम वर्ल्ड बुक प्राइज लॉरेंस फॉर एडवांसिंग द एग्रीकल्चर साइंस पॉलिसी डिप्लोमेटी एंड पॉलिटिकल एंगेजमेंट। तो ये स्टॉकहोम्स वाटर प्राइज जो है किसको दिया गया है, तो ये आपको है कावेश मदनी, मदनी को दिया गया था ये प्राइस। तो ये प्राइस जिसे ये जो भी करंट अफेयर में अगर आप कंक्लूड किया, सारे करंट क्या है वो मार्च के रिलेटेड करंट अफेयर पूछा गया। तो कावेश मंडी ये क्या थे, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड वर्ल्ड, इसके ये डायरेक्टर थे, प्रोफेसर डायरेक्टर थे। और इसको स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ मिला गया है, और ये वाटर डे पे दिया जाता है ना। ये नोबल प्राइज़ ऑफ वाटर इसको माना जा इसको बोला जाता है। और इस ये प्राइज़ का हिस्ट्री है कि यंगेस्ट पर्सन थे, और ये फर्स्ट फॉर्मल यानी पॉलिटिशियन थे, और ये डायरेक्ट जो इंस्टीट्यूशन में रहकर उसको प्राइज़ मिला गया है। मतलब यंगेस्ट पर्सन थे जिनको ये प्राइज़ मिला गया है। ठीक है, 44 साल की एज में इसको मिला है। ओके, उसके बाद में आता है मैनेजिंग द म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द एमएसएमई विच इज मॉडिफाइड द मार्च 2026 सपोर्टेड बाय द मनफे। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को अगर नहीं पता है तो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम, अब देखिए क्रेडिट कहाँ पे है, देखिए क्रेडिट म्यूचुअल नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टेड कंपनी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। तो ये किसके अंदर आता है, फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर आता है। तो इसके अंदर में क्या हुआ है, इस स्कीम को थोड़ा देख लेते हैं। पीआईबी का सोर्स है, आप देख सकते हो, पीआईबी सोर्स से लिया गया है। सपोर्ट द एमएसएमई मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर में इसको एक्सटेंड किया गया कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक्सपोर्ट करता है एमएसएमई, उसको अगर लोन देता है तो उसको लोन वाले को सिक्योर करने के लिए ये मतलब गारंटी दिया गया है। और ये 60% जो लोन ग्रांट होता है उसको कवर करता है कि अगर रिकवर नहीं करते तो हम आप दे, मतलब एक तरह का गारंटी देता है। तो उससे क्या होगा, मोर इंस्टीट्यूशन क्या होगा, लोन दे पाएगा एमएसएमई को, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर से और लोन उसको मिल पाएगा। तो ये है। नेक्स्ट स्कीम है पेथ, पेथ फेस्टिवल है गॉडेड किलबाई के रिलेटेड जो थे मार्च, देखिए ये भी मार्च के रिलेटेड 26 में हुआ। तो ये गोवा में हो गया, मेनली वुडन का बनाया जाता है और उसी में फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंदिरा इंदिरा माँ फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। अब देखिए इसमें कोई होता है कि आपको पता है इंदिरा माँ जब भी होगी तो कांग्रेस रिलेटेड गवर्नमेंट होगी वहाँ पे। तो कहाँ था वो, तेलंगाना में इसको फॉर्म किया गया था। इसमें तेलंगाना में ये देख सकते हैं इसका क्या मतलब फीचर्स है। इसमें 5 लाख तक इंश्योरेंस कवर करेगा, और फैमिली को इतना इतना फैमिली 1.5 करोड़ के लिए, और सडन डेथ हो एनी कुछ भी हो तो उसको इस इंश्योरेंस के थ्रू इसको कवर किया जाएगा। उसके बाद में है प्राकृतिक कॉन्फ्रेंस हेल्ड होता है कार्बन मार्केट के लिए, वो कहाँ पे हेल्ड होता है, तो ये आपके दिल्ली में हेल्ड होता है। और ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है ना, अंडर द होता है, उसके अंदर में ये साइडलाइन भारत इलेक्ट्रिक समिट के द्वारा ये मतलब प्राकृतिक समिट ऑर्गेनाइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 81 स्टाफ कॉन्फ्रेंस कोर्स एट द डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन, विलिंगटन कहाँ पे, न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड में हेल्ड हुआ था। उसमें कौन पार्टिसिपेट किए थे, तो डिफेंस का, तो चीफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ थे वो पार्टिसिपेट किए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं किन्होंने पास किया था, एयर मार्शल आशुतोष डिस्ट्रिक्ट जी ने पार्टिसिपेट किया था इस इवेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 99 क्वेश्चन है कि एनडीटीवी पे एड्रेस में समिट, नेटवर्क समिट हुआ था, उसमें एक किसने किया था, इंडिया एंड वर्ल्ड सेड दैट दिस इज द न्यू इंडिया, इट इज़ द लिविंग नो स्टोन अनटर्न टू इट डेवलपमेंट। मार्च में, देखिए ये भी मार्च का क्वेश्चन है, एग्जाम का होता है 11 जून को होता है, और मार्च के क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें। किन्होंने बोला था, तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोले थे। अब ये क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन नंबर 100 पे है, ये बहुत कंट्रोवर्सी वाले थे क्वेश्चंस, मतलब कि बहुत सारे इसके मीम बने हैं, है ना।
हु रॉट द एक्स पे किसने लिखा था। अब एक्स पे क्या लिखा, ये लिखा, अब एक्स पे तो कैसे पता होगा, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट तो एक्स को चलाते ही नहीं, यूज़ ही नहीं करते, तो कैसे पता चलेगा। तो ये अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लिखा था, और इसका सोर्स आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने लिखा था, ये वाली सोर्स। ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको 108 से लेकर 140 तक है क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपके साइंस के सारे क्वेश्चंस। इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।